जब आपका बच्चे आपके ऊपर तुल रहे होते हैं, टीचर से प्रेशर आ रहा होता है, टेस्ट के पेपर्स जो हैं वो चेक करने होते हैं, जो फाइनल पेपर्स होते हैं उनके अंदर बच्चों का रिजल्ट बनाना होता है, कोई इवेंट आ रहा होता है और आपको कहा जाता है कि आप इतने बजे जाएंगे घर पे आते कोई अलग इवेंट अरेंज हो रहा है, अम्मी की तबीयत ख़राब है, शौहर से लड़ाई हो गई है, सास कोई बात कर रही है, सब चीज़ों के अंदर अगर रिजिलियंस है आप उसको आउटस्टैंडिंगली मैनेज करिए, आपको अपने अंदर वो पावर महसूस होगी। और अगर नहीं है तो या तो आप घर के अंदर तबाही मचाएंगे, यहाँ से लेकर घर जाके डिस्प्लेस कर देंगे, या घर का इमोशनल बैगेज लेकर आएंगे यहाँ अपने टीचिंग एरिया में और यहाँ आके बच्चों के साथ या फिर अपने कॉलीग्स के साथ आप तमाशा क्रिएट कर देंगे अगर आपके अंदर रिजिलियंस नहीं है। इसी तरह से ग्रेसफुल फेलियर, जो लोग रिजिलियंट होते हैं, जिनके अंदर रिजिलियंस होती है, वो फेलियर को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। औहद का मामला किस किस को याद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हटना मत पहाड़ से। पहाड़ी गुर्रों वाले जो लोग थे, जो सहाबा थे, उनको कहा था हट्टी, आप यहाँ से नहीं हटेंगे बिल्कुल। और उसकी वजह से जैसे ही वो हटे, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, जानकर तो नहीं हटे, उनको लगा कि शायद हम जीत गए। वो जब वहाँ से हटे, वहाँ से उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, तो जिस तरह का फेलियर का मुजाहरा मुसलमानों के मतलब सामना मुसलमानों ने किया है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जिस तरह एक्सेप्ट किया और फिर खंदक में जाके जो मुजाहरा किया है, आप ये देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस। उससे इतना अपने आप को ऑफेंड नहीं कर लिया अपने फेलियर से, या सहाबा को इतना ज़्यादा डीमोरलाइज नहीं कर दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मैंने मना किया था। नो नो नो, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में सहाबा किराम की खैरियत मालूम की, फ़लाँ कहाँ है, फ़लाँ कहाँ है, ख़वातीन आ रही हैं अपने मर्दों की जज्बे खाकी रिसीव करने के लिए, उनको कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदानी मुबारक से खून बह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी माँ तुझ पर कुर्बान तीर चला। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉल्ड रियल रेजिलियंस। और फिर बाउंस बैक कहाँ की है? फंदक में आके स्ट्रैटेजी भी लगाई है, डिसीजन मेकिंग भी की है, सहाबा के साथ बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा है, और फिर दोबारा से जीत कर दिखाइए जंग। दिस इज़ कॉल्ड रेजिलियंस। सीरा का मॉडल इतना बड़ा मॉडल है, हम तो सीरा को सिर्फ लट्टू तोते की तरह पढ़ाते हैं बच्चों को, या पढ़ाते ही नहीं है। अगर हम सीरा के ऊपर अपनी फाउंडेशंस को, अपनी कोर को बना लेना, तो आप यकीन कीजिए कि हमें किसी भी नज़रिए को समझने और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े अगर हम सिर्फ सीरा के नज़रिए को पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट को कोई दुनिया के अंदर कोई नहीं है। मुझे ना जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे बहुत शौक़ था साइकोलॉजी पढ़ने का। मैं मुख्तलिफ़ किताबें लेकर आती थी और ओल्ड जो राइटर्स होते हैं, जो दुनिया से बिल्कुल मर के चले जाते हैं, उनकी किताबें ला के मैं साइकोलॉजी पढ़ रही होती थी, मैं समझ रही होती थी। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी नहीं थी। मुझे एक अल्लाह वाले मिले, वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर थे, और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। वो हमारे घर आते थे, हमारे जानने वाले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नफ्सियात पढ़ना चाहती है, तुम्हें पता है नफ्सियात क्या है? तो मैंने कहा कि जो फ्रॉइड की डेफिनेशन है, नफ्सियात फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, साइकोलॉजी, दिस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। मैंने वो रटी हुई फिर डेफिनेशन उनको बता दी कि बिहेवियर और इंसान जहन को समझने का जो नाम है वो नफ्सियात है, साइकोलॉजी है। उन्होंने कहा बेटी, साइकोलॉजी यानी नफ्सियात जो है ना, वो नफ्स का इल्म है। नफ्स का इल्म हमेशा नफ्स बनाने वाले से लेना, और अगर उसका प्रैक्टिकल देखना हो तो नफ्स समझाने वाले को देख लेना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर नफ्सियात का इल्म कहीं और से लोगी तो गुमराह हो जाओगे। आज साइकोलॉजी का नाम लेकर जो बर्बादियाँ मचाई जा रही हैं माशरे में, जो मी टू की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, जो लोगों को टॉक्सिक कह के, कभी मेरी अम्मा टॉक्सिक, मेरे अब्बा टॉक्सिक, सब घर वाले टॉक्सिक, मैं सबसे अच्छी, मैं सबसे अच्छा, मैं विक्टिम, बाकी सब बुरे, फलाना जो है वो नार्सिस्टिक है, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने नफ्सियात की इल्म बेस्ट से मुकम्मल पूरा लेके उसी को समझ लिया। आपकी फाउंडेशन सेट की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अबू जहल को भी एक ही टाइम पे समझ रहे हैं, उनको पता है अबू जहल कौन कौन से गेम खेल सकता है, जो हज़रत अबू सुफियान को भी समझ रहे हैं, जो मक्का में रहने वालों की साइकी समझ रहे हैं, जो मदीना में रहने वालों की साइकी समझ रहे हैं। आप सिर्फ मक्का और मदीना को उठाकर पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। आप जब क्लास में दाखिल हो रहे हैं ना, और आप बच्चे की नफ्सियात को नहीं समझ रहे, आपने फिर आप उसे पढ़ा नहीं सकेंगे। निसाब तो आप पढ़ा देंगे, उसे आप उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एज अ टीचर, या आप स्कूल में जिस भी डेजिग्नेशन पर हैं, साइकोलॉजी के हवाले से सीरत का मुताला ज़रूर करें।
ताकि आपके अंदर ये जो कोर फाउंडेशन है टीचर की, यानी कि रिजिलियंस, वापस उभरने की ताकत, ये आपके अंदर पैदा हो सके। इसी तरीके से जो लोग रिजिलियंट होते हैं वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। वॉट डाइवर्सिटी? मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले आ रहे हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तरबियत का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, उन सबको समझना। फ़लाँ की अम्मी तो इतनी अच्छी हैं, वो आती है इतने अच्छे से बात करती हैं, ये पता नहीं बच्चा कैसा है, इनकी अम्मी आती है हमेशा लड़ती रहती है। आप उन खातून का बैकग्राउंड तो चेक कीजिए, आप उनकी नफ़सियात तो समझिए। जब तक आप उनको समझेंगी नहीं तो आप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगी। पीटीएम के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? टीचरों के क्यों हाथ पैर काँप रहे होते हैं? या तो नाश ताई कर दूंगी, कुछ भी करिए, मैं बच्चे को गलत कर दूंगी कि ये बच्चा ही आपका बिल्कुल निकम्मी प्रोडक्ट है, किसी काम की नहीं है, आपने इंतहाई फजूल इंसान पैदा किया है जिसके ना नंबर अच्छे आते हैं, जिसका ना बिहेवियर अच्छा है। क्योंकि टीचर अपने ऊपर कोई बात लेना नहीं चाह रही है, वो नहीं चाह रही है कि माँ आके उसको ये बात बोले कि आपने मेरे बच्चे के साथ में ऐसा किया था या वैसा किया था। तो ये जो गेम्स हम खेल रहे हैं उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर रेजिलियंस नहीं है, फीडबैक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। हमें ना एक वेस्ट का एक इक़दार है, कुछ हर माशरे की कुछ इक़दार होती हैं, वेस्ट की एक इक़दार है और वो है मज़ा। हर काम में मज़ा आना चाहिए। कब्र का बयान सुन रहा है कोई, यार मज़ा ही नहीं आ रहा। अब कब्र के बयान में आपको क्या मज़ा चाहिए भाई? उस आलिम को सुनेंगे जो लतीफ़े छोड़ेगा मिंबर पे बैठ के, ये सुनो सुनो सुनो, इसको लाइक करो, फलाने दोस्त को भेजो, फलाने दोस्त को भेजो, फलाने दोस्त को भेजो। वो इंसान, मतलब अगर हम आज ही रेजिलियंस पे बात कर रहे हैं, इमोशनली वेलबींग पर बात कर रहे हैं, अगले 5 घंटे बाद आप लोगों के यहाँ पर एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाएगी कि इनको उनके घरों पे छोड़ कर आओ। लेथार्जिक लाशें बन जाएंगी सारे के सारे, क्योंकि हमें ये गुफ्तगू सहने की आदत नहीं है, रेजिलियंस ही नहीं है हमारे अंदर। हमें मज़े की आदत है, हमें मज़े की बात बताई जाए, हमें मज़े चखने की इतनी आदत हो गई है क्योंकि हमारे इक़दार बदल गए। सो रेजिलियंस जो है टीचर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं कि अगर रेजिलियंस एब्सेंट होती है तो क्या होता है। प्रेशर सीट पर्सनल अटैक। आप में से जो भी मुझे बताना चाहे, कोई प्रेशर नहीं है। जब भी किसी को कोई एंगर का सिचुएशन का सामना होगा, किसी बड़े हायर अथॉरिटी ने उसके ऊपर एंगर डाला है, गुस्सा किया है, वो इमोशन बॉडी में कहाँ फील होता है? किसी का दिल तेज़ धड़कता होगा, किसी के पैर कांपते होंगे, सर में किसी के दर्द होता होगा एकदम, किसी के ये जो स्पाइनल वाला एरिया है पूरा कंधे, एकदम से ऐसा लगता है कि एनर्जी ब्लॉक यहाँ हो गई है और बिल्कुल स्टिफ हो गया है। ऐसे ही है, किसी के हाथों पैरों में बहुत पसीना आता है, मर्दों की रगें तन जाती हैं। जब वो गुस्से को जो है वो इनकाउंटर करते हैं मर्द, उनकी अक्सर मर्दों की रगें बनती हैं, जोर जो है ना वो ऐसे करके स्टिफ हो जाते हैं, दांत पे दांत रख के पीसते हैं, अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे करके दबाना शुरू कर देंगे। मुझसे बात कर रहे होंगे और टेबल के नीचे उंगलियां ऐसे ऐसे करके दब रही होंगी। औरतों को क्या होता है? हाथ पैर का कांपना, टांगों का हिलना, बहुत ज़्यादा नोडिक, ये जो बहुत ज़्यादा कि इस तरह की ये सर की हमारी जो ये हरकत है, इसका ये हमें बता रही है कि हमें स्ट्रेस फील हो रहा है। या फिर बिल्कुल स्टिप होकर बैठे रहना, ऐसा लग रहा है मेरे सामने कोई, मतलब अभी मैं पॉर्चरी से किसी को निकाल के लाई हूँ और ठंडा फ्रीज मुर्दा मेरे सामने बैठा है, वो कोई मुझे एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। दिस इज़ ऑल्सो एक फैक्टर है, या समझ लीजिए कि एक साइन है जो मुझे बता रहा है कि स्ट्रेस कहाँ ब्लॉक है। जब स्ट्रेस बॉडी में कहीं ब्लॉक हो जाता है तो हमें न्यूरोसाइंस बताती है कि प्रेशर फील्स पर्सनल अटैक। सर ने मुझे कॉल की और कहा कि वो मिस फैज़ आलम की वर्कशॉप है, उनके लिए इतने प्रिंट्स चाहिए, जाओ जाके प्रिंट्स निकाल के लाओ। यार मतलब क्या समझा हुआ है, मैं कोई गधा हूँ यहाँ का? इन्होंने मुझे प्रिंट्स निकालने के लिए कह दिया, ये तो फलाने सर का काम था। व्हाट इज़ दिस? पर्सनल अटैक फील हुई है वो कॉल। इसी तरह से जब हमें कोई ये कहता है कि मिस आपने ये ठीक नहीं किया, मिस आपके बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या इस तरह का कोई फीडबैक हमें मिलता है एकेडमिकली, हम जब उसको एनालिसिस उसका करते हैं तो हमें ये लगता है कि फ़लानी टीचर को कुछ भी नहीं कहा गया, हमें सब कुछ कहा गया। मुझे 7th क्लास की साइंस की टीचर हैं, वो तो हंसी मजाक करती रहती है, मिस आपने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैं 3 क्लास की हूँ तो आपने मुझे कह दिया। एंड फिर वो टप आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे पास सीनियर टीचर्स हैं, उन्होंने तो ज़िंदगी के बहुत से साल गुजारे स्कूल्स के अंदर, उन्होंने यकीनन ये चीज़ें जो है वो दूसरे टीचर्स के साथ या अपने साथ कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होंगी।